क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी पार्टी में सबसे देर से पहुंचे हो लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा आपके बारे में ही हो रही हो? हो सकता है आपके साथ ऐसा कभी ना हुआ हो लेकिन इस गाड़ी के साथ में ऐसा ही हो रहा है। ये है टाटा कर्व ईवी, टाटा की पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी। और इस गाड़ी के बारे में इतनी ज़्यादा चर्चाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि टाटा ने अपनी लेट एंट्री को जस्टिफाई करने के लिए इस सेगमेंट का सबसे यूनिक डिज़ाइन इस गाड़ी को दे दिया है। भाई इसका शेप आप देख ही सकते हो, इसे बोलते हैं एसयूवी कूपे। अब आप सोच रहे होगे एसयूवी कूपे होता क्या है? एसयूवी कूपे भाई एसयूवी जैसा ही ओवरऑल डिजाइन मिलेगा आपको। कैरेक्टर्स जो गाड़ी के होंगे एसयूवी वाले ही होंगे, बड़े व्हील्स, ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और कमांडिंग ड्राइविंग पोजीशन। लेकिन जो बॉडी का शेप होता है ना, एक्सटीरियर शेप, वो आपको कहीं ना कहीं रिजेंबल करते हुए दिखेगा आपको सिडान्स की तरफ, पीछे की तरफ अगर आप बढ़ते हो तो। लेकिन सिडान्स से बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, इस गाड़ी में एसयूवी वाले कैरेक्टर सारे हैं। तो इस गाड़ी को हम लगभग 1 वीक से ड्राइव कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हमने चलाया, इसको चार्ज किया, इसकी परफॉर्मेंस की टेस्टिंग करी। और हम बात करेंगे इस गाड़ी के बारे में हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में। वो था भाई इसका स्लोपिंग रूफ लाइन की वजह से रियर में हेडरूम का बहुत कम होना। तो हम देखेंगे भाई अपने अलग अलग हाइट के लोगों को बिठा करके कि क्या इसका रियर हेडरूम वाकई में उतना कम है जितना कि इंटरनेट पे दिखाया जाता है या फिर नहीं। तो ये वीडियो आप लास्ट तक पूरा जरूर देखिएगा। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवेयर। चलिए शुरू करते हैं भाई कर्व ईवी का डिटेल रिव्यू। अगर बात करें गाड़ी के एक्सटीरियर डिज़ाइन की तो फ्रंट फेसिया यहाँ पर आपको एक फैमिली डिज़ाइन में दिखने वाला है। आपको हो सकता है कुछ एंगल से नेक्सॉन लगे, लेकिन नेक्सॉन का चार्जिंग पॉइंट यहाँ नहीं आता है, साइड में आता है, तो ये नेक्सॉन नहीं है, क्लियर हो जाएगा आपको। लेकिन हो सकता है आपको पंच ईवी जैसी भी लगे। पंच ईवी जैसे मुझे तो नहीं लगती है। इसका ये जो लोअर बम्पर पे डिज़ाइन है वो पंच ईवी में ऐसा डिज़ाइन देखने को नहीं मिलता है और काफ़ी ज़्यादा उससे बड़ी नज़र आती है मुझे। हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगे इस फ्रंट DRL की वजह से, जो कि कनेक्टेड सॉर्ट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाता है डिज़ाइन लैंग्वेज। इसके अलावा बात करें यहाँ पे चीज़ों का, तो वो जो है यहाँ पर प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प्स देखने को मिल जाते हैं, कॉर्नरिंग फंक्शन भी इनमें है और स्वाइपिंग इंडिकेटर्स भी देखने को हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि अगेन एक प्रीमियम टच देते हैं इस गाड़ी को। इसके अलावा एडास है, तो उसका कैमरा ऊपर की तरफ माउंटेड है, रडार यहाँ पे नीचे देखने को मिल जाता है। और भाई सबसे बड़ी बात इस गाड़ी के बारे में जो है वो है इसका कूपे डिज़ाइन। ये देखो आप, इस तरह से बी पिलर के बाद से ही जो है रूफ लाइन स्लोप होना शुरू हो जाती है और पीछे आकर के बिल्कुल ही टेल गेट में मर्ज होते हुए और नीचे की तरफ चली जाती है। ऐसी कुछ बॉडी लाइन देखने को मिलती है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में बिल्कुल ही डिफरेंट डिज़ाइन है ये और डिस्टिंक्ट लुक कर्व को प्रोवाइड करता है ये डिज़ाइन। रियर प्रोफाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लुकिंग है, मैं कहना चाहूँगा। थोड़ा बिजी लग सकता है कुछ लोगों को, कट्स एंड क्रीजेस बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, लेकिन अगेन वो ज़्यादातर टाटा गाड़ियों में, मॉडर्न टाटा गाड़ियों में मैं कहना चाहूँगा जो डिज़ाइन है, कनेक्टेड टेल लैंप है और इस तरह से यहाँ पर रिफ्लेक्टर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। नेक्सॉन में भी हमने देखा है ये वाला जो पार्ट है नेक्सॉन से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन बाकी का जो चीज़ है वो कर्व का एक यूनिक इसको आइडेंटिटी दे देता है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो स्प्लिट स्पॉयलर्स भी देखने को मिल जाते हैं और शार्क फिन एंटीना भी ऊपर विराजमान है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी मिसिंग लगी वो है एक रियर वाइपर का ना होना। यहाँ पर आप देखो, अभी थोड़ी सी बारिश हुई थी और धूल वूल उड़ रहा है, तो ये कितना गंदा हो गया विंडशील्ड। अब इसको साफ़ करने के लिए या तो आप कपड़ा लेके खुद ही रगड़ें और या फिर आप ले जा करके कहीं वॉश कराएं। अदरवाइज़ आपका विज़न जो है वो थोड़ा सा ब्लरी सा रहता है, मतलब जो भी गंदगी है वो यहाँ पे रहती है। तो ये है भाई, और कुछ ही घंटों का असर है ये। सुबह ही गाड़ी हमने वॉश कराई थी, अभी ये हाल हो गया। बूट स्पेस भी चेकआउट कर लेते हैं। 500 लीटर्स का मैसिव बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। सेगमेंट लीडिंग स्पेस है ये, और इसमें आप देख सकते हो आप हमारे पूरे क्रू का सामान रखा हुआ है। हम लोग शूट पे आए हुए हैं तो, और उसके बाद भी जगह इसमें बहुत सारी है। 500 लीटर्स इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ स्पेस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इलेक्ट्रिक टेल गेट भी है, तो ये काफ़ी कन्वीनियंट है। और ये ऐसे जेस्चर से लॉक अनलॉक भी होता है। अभी जेस्चर कर दिया मैंने, ये इजीली बंद हो जाएगा, आप देख ही सकते हो। तो थोड़ा स्लो है मूवमेंट आई वुड से, लेकिन काम परफेक्टली करता है, कोई इससे शिकायत नहीं है। और भाई ये एक बॉर्न इलेक्ट्रिक कार होने की वजह से ना यहाँ पे हमें फ्रंक भी देखने को मिल जाता है। हालांकि ये बहुत छोटा है, 11.6 लीटर्स का स्टोरेज है। इसमें आप इसका छोटा वाला चार्जर रख सकते हो
उसके अलावा तो कोई चीज़ आपको यहाँ पे रखने की उतनी जगह नहीं है। लेकिन हाँ, एक कूल चीज़ ये भी है इस गाड़ी के बारे में। और यहाँ पर एक और कूल चीज़ है, वो है भाई एक स्पीकर लगा रखा है टाटा ने, जो कि आपको 20 किलोमीटर्स के आसपास तक की स्पीड पर एक ये साउंड निकालता रहता है, ताकि आप जब रोड पे गाड़ी चला रहे हो तो आपके अगल बगल के लोगों को, जो भी पेडेस्ट्रियंस हैं, उनको पता चलता रहे कि भाई ये गाड़ी आ रही है। अदरवाइज़ बिल्कुल ही साइलेंट है ये गाड़ी। तो ये काफ़ी कूल फीचर है, सेफ्टी को लेकर के टाटा की अवेयरनेस को ये दिखाता है। एंड दिस इज़ रियली रियली कमेंडेबल जॉब बाय टाटा। यहाँ पे 12.3 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, जो कि फीचर लोडेड है। आप अगर इसमें देखो तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और AQI, एयर प्योरीफायर भी चूंकि इसमें आता है, तो AQI भी रियल टाइम दिखाता रहता है ये। और इसके अलावा arcade.ev का सपोर्ट है, जिसमें जाकर के आप गेम्स वगैरह भी खेल सकते हो और काफ़ी कूल चीज़ें वहाँ पे कर सकते हो। आप यूट्यूब वगैरह भी देख सकते हो वाइल योर कार इज स्टेशनरी। इसके अलावा क्लाइमेट, EV, तमाम इसमें फीचर्स। और एक जो इंटरेस्टिंग फीचर है वो है भाई JBL मोड्स का। इसमें आप अपने पूरे साउंड को, जो इसमें 9 स्पीकर JBL का सिस्टम आता है, विच इज़ रियली फैंटास्टिक, उसको फर्दर कस्टमाइज आप जाकर के इसके अंदर से कर सकते हो। और इसके अलावा मूड लाइट्स भी देखने को मिल जाती हैं, जिनको आप म्यूजिक के साथ सिंक कर सकते हो, और ड्राइव मोड्स के साथ ये चेंज हो ऐसा भी इनको सिंक कर सकते हो। अलग अलग कलर प्रोफाइल्स आप यहाँ पे लगा सकते हो, विच इज़ रियली रियली नाइस। अगर लाइट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डैशबोर्ड पे भी है, डोर्स पैड्स पे है, और इसके अलावा सनरूफ में भी एम्बिएंट लाइट्स हमें देखने को मिल जाती हैं। और सारी की सारी लाइट्स रात के समय में काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती हैं। तो यहाँ पे काफ़ी फीचर पैक्ड इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, इसमें आप कुछ भी कंप्लेन नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे 10.25 इंच का हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिल जाता है, जो कि फुल्ली डिजिटल है, और हम कई गाड़ियों में इसको भी देख चुके हैं। और यहाँ पर जो है आप इसमें तमाम नेविगेशन भी, नोटिफिकेशंस, एनर्जी इन्फो और सेटिंग्स में जाकर के आप चीज़ें कर सकते हो। इसके अलावा ट्रिप मीटर्स, रेंज, और यहाँ पे ड्राइवर असिस्टेंट, जो कि एडास भी आता है इस गाड़ी में, और सबसे इम्पॉर्टेंट TPMS भी देखने को मिल जाता है, विच इज़ रियली रियली हेल्पफुल। इसके अलावा एक साइड में रेंज और एक साइड में आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा, और राइट कॉर्नर में आप देखोगे तो रीजनरेशन लेवल कौन से लेवल पे है वो दिखता है। और यहाँ स्टीयरिंग के पीछे पैडल शिफ्टर्स हैं, जिससे कि उसको एडजस्ट किया जा सकता है। और ड्राइविंग मोड्स की भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देता रहता है, क्योंकि इसमें 3 ड्राइविंग मोड्स आते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट। तो पहले टाटा की गाड़ियों में अनाउंस करता था कि भाई ये ड्राइविंग मोड एक्टिवेटेड करके, सिटी ड्राइविंग मोड एक्टिवेटेड। अब वो अनाउंसमेंट हटा दी, बस एक टिंग साउंड आता है और मोड स्विच हो जाता है, विच इज़ रियली नाइस। पहले थोड़ा सा वो अनोइंग सा लगता था। तो बाकी चीज़ें यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन पैक्ड है, बैटरी परसेंटेज वगैरह बेसिक चीज़ें सब दिखाता ही है ये, क्लॉक भी है ऊपर। तो बहुत हेल्पफुल है यार, बहुत सही है ये। बाकी यार SUV फील तो पूरा है, बड़ा स्टीयरिंग व्हील भी देखने को मिल जाता है, जो कि फ्लैट बॉटम के साथ में है, तो काफ़ी स्टाइलिश लगता है। और यहाँ पे बटन्स का जो लेआउट है वो भी बहुत शानदार है, शानदार देखने में है। ये प्रैक्टिकलिटी थोड़ी सी इसमें हिंडर होती है, जब भी आप यू टर्न वगैरह लेते हो ना, तो ये कुछ बटन्स जो हैं वो दबते रहते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी सी फिक्स करनी चाहिए टाटा को, कुछ ऐसा डिज़ाइन लाएं वो, जिसमें कि ये एक्सीडेंटल जो इनका प्रेसेस हैं वो कम हो जाए। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में आपको ये सब ब्राउज करने के लिए और क्रूज कंट्रोल वगैरह के लिए बटन्स हैं, एडास के फीचर्स को यूज़ करने के लिए बटन्स हैं, और लेफ्ट साइड में टेलीफोनी एंड म्यूजिक कंट्रोल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। वॉइस कमांड भी आता है इस गाड़ी में, तो उसका भी कंट्रोल यहाँ पे दिया गया है। हॉर्न सेंटर में है, उसको आप प्रेस करोगे तो इस पे स्मजेस आते हैं, और ये आपको क्लीन करते रहना होगा। तो ये चीज़ है कि यहाँ पे ध्यान देने वाली है। और यार जो स्टीयरिंग पे मैं बता रहा था ना, फिंगरप्रिंट्स और स्मजेस, वो यहाँ सेंटर कंसोल पे भी आपको दिख रहा होगा। हम इसको साफ करते करते थक गए हैं, ये साफ रह नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही आप टच करोगे कुछ भी चीज़ के लिए, तो ये फिर स्मजेस पे आने ही आने हैं। इसके अलावा नीचे की तरफ यहाँ पे Type-C पोर्ट और एक USB-A पोर्ट है, और एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी है। लेकिन यार ये जो Type-C पोर्ट है ना, वो इस लीवर की वजह से उसको एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसकी पोजिशनिंग और बेटर हो सकती थी, एक ये छोटा सा कंप्लेंट है यहाँ पे। और बाकी ये जो लीवर है ये तो काफ़ी ज़बरदस्त है। वो जो रोटरी डायल पंच EV में था ना, उससे तो बहुत बढ़िया है भाई ये, क्योंकि वो ना कई बार घुमाने के बाद भी शिफ्ट नहीं किया करता था। कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ कि शिफ्ट हुआ नहीं, मैंने घुमा दिया था, लेकिन ये बहुत अच्छे से काम करता है, इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिली। और इसके अलावा ये जो है डायल, वो ड्राइविंग मोड्स के लिए यहाँ ऑटो होल्ड का बटन है, और ऑटो होल्ड भी एकदम कमाल काम कर रहा है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है इसमें, और वायरलेस चार्जर भी है, यहाँ फ़ोन चार्ज भी हो रहा है।
अगर आप देख पा रहे हो तो बहुत अच्छी तरीके से ये काम करता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है अभी तक। वायरलेस चार्जर के ठीक पीछे आर्मरेस्ट है, फ्रंट सेंटर आर्मरेस्ट मैग्नेटिकली लॉक होता है और इसमें भी स्टोरेज दिया गया है विच इज़ वेरी टाइनी वन। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं कहना चाहूँगा मैं इसे, हाँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें आप अपना थोड़ा वॉलेट वगैरह ये सब रख सकते हो, इतनी जगह इसके अंदर मिल जाती है और ये ठीक है, हेल्पफुल है वाइल ड्राइविंग ना, लेफ्ट हैंड को रेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा है ये। इसके अलावा यार आपने देखा होगा कि कहीं पे भी कप होल्डर्स वगैरह नहीं दिखे हैं, तो कप होल्डर्स जो टाटा ने दिए हैं ना, वो काफ़ी कमाल जगह पे दिए हैं जो कि कोई यूज़ भी नहीं करेगा। ये देखो यहाँ पे ग्लव बॉक्स के डोर में इन्होंने 2 कप होल्डर्स दिए हैं, उसके अलावा एक यहाँ पे स्पेस है और एक पेन होल्डर भी मैं देख पा रहा हूँ। ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा है, बहुत डीप है और काफ़ी सारा सामान इसमें, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ ईजिली आ जाएंगे, उसके बाद भी जगह बच जाएगी। लेकिन वो जो कप होल्डर्स लगाए हैं भाई, किसी जीनियस ने डिज़ाइन किया है जो विच इज़ रियली रियली नाइस, लेकिन उतना यूज़फुल वो नहीं है। और बाकी प्रैक्टिकलिटी की बात करें केबिन में, तो डोर में आपको दोनों ही साइड में अम्ब्रेला होल्डर्स, बॉटल होल्डर्स और उसके अलावा भी और सारा स्पेस देखने को मिल जाता है, तो इस मामले में काफ़ी प्रैक्टिकल है। अब बात कर लेते हैं भाई थोड़ा सा रियर सीट कंफर्ट की। रियर सीट कंफर्ट पे बहुत ज़्यादा चर्चाएं हुई हैं क्योंकि भाई कर्व का जो स्लोपिंग रूफ है, इसकी वजह से काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज आपने इंटरनेट पे देखी होंगी। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपकी हाइट 5'8" या 5'10" तक भी है तो आपको खासा दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली है अगर आप अच्छे से बैठते हो सीट को पूरा पीछे रिक्लाइन करके। सीट थोड़ी सी रिक्लाइन भी होती है ये वाली, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा रिक्लाइन होता है, लेकिन अगर आप अपराइट करते हो इसको तो थोड़ा हो सकता है। अगर आप 5'10" या उससे लंबे हो तो आपका यहाँ पे रूफ लाइनर में टच होगा बाल हेड वगैरह, लेकिन अगर आप ऐसे रिक्लाइन पीछे की तरफ करके बैठते हो यू वॉन्ट फेस अ मेजर इशू हियर इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यार यहाँ पे ये जो ड्राइवर सीट है ना, 5'6" मेरी हाइट है और मेरे हिसाब से एडजस्टेड है और पीछे भी मैं ही बैठा हूँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो करीब करीब इतना मेरे को लेग रूम देखने को मिल जा रहा है, नी रूम जो है इतना देखने को मिल जा रहा है और बाकी लेग रूम का भी लगभग वही सीन है। देखो थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट तो कम है, आई मस्ट एडमिट दिस। जो नेक्सॉन ICE मॉडल है उसमें बेटर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगेन मैं बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जो बैटरी होती है जब EVs में तो फ्लोरबोर्ड थोड़ा सा हाई होता है और ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज देखने को अभी तो फिलहाल ऐसा ही चल रहा है, आगे का मुझे नहीं पता है, भविष्य में टेक्नोलॉजी इवॉल्व होगी और चीज़ें बेहतर ही होंगी। बाकी यहाँ पे बात करें अगर फीचर्स की, तो रियर AC वेंट है, 45 वाट का एक सॉकेट है और इसके अलावा सन ब्लाइंड वगैरह कुछ दिया नहीं टाटा ने। पैनोरामिक सनरूफ है, तो पैनोरामिक सनरूफ होने की वजह से केबिन काफ़ी एयरी लगता है और जो इंटीरियर का कलर थीम भी रखा गया है उसी तरह का लाइनर वगैरह का और सीट्स का भी जो कलर है लाइट कलर्स में फिनिश किया गया है ताकि आपको एयरी फीलिंग आती रहे। डोर्स वगैरह पे भी सॉफ्ट टच मटेरियल है और बाकी हार्ड प्लास्टिक्स का यूज़ ज़्यादा किया गया है। और यहाँ पे एक आर्मरेस्ट है जिसमें कि 2 कप होल्डर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो आगे की रो में तो कप होल्डर्स नहीं मिलेंगे आपको, लेकिन यहाँ पीछे अगर आप बैठते हो तो 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं। ऑलराइट, तो ड्राइव कर रहे हैं भाई हम कर्व EV को और मैं चला रहा हूँ अरावली हिल्स में, क्योंकि कर्व की जो एक्चुअल टेस्टिंग है वो मुझे कर्व्स में ही करनी थी ताकि पता चले कि कितना अच्छा हैंडल करती है गाड़ी, कैसा इसका सस्पेंशन है, चैसी बिहेवियर कैसा है, और ये चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है और मैं आपको बताते चलता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सस्पेंशन से। सस्पेंशन इज क्वाइट नाइस, इट्स कंफर्टेबल, लिटिल बिट ऑन द फॉर्मर साइड, लेकिन वो ऐसा किया गया है इसलिए ताकि जब हाईवे पे गाड़ी जाए तो रॉक सॉलिड स्टेबल रहे, और उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक बम्प आ रहा है और इससे मैं गुजर रहा हूँ, तो देखिए अभी ये बम्प से मैं निकला और कुछ खासा पता नहीं चला, थोड़ा सा झूलती है गाड़ी, बॉडी रोल है, लो स्पीड्स पे सस्पेंशन सॉफ्ट है, लेकिन उतना भी सॉफ्ट नहीं है कि ऐसा लगे आपको कि हाँ झूलती ही जा रही हो। एक बार ऐसे बाउंस करती है एंड इट सेटल्स, तो काफ़ी अच्छा है, एकदम नाइस। और सीट्स जो हैं, सीट्स की मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखी कि सीट छोटी है, तो मैं बहुत लंबा नहीं हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। सीट्स बढ़िया है मेरे लिए, तो परफेक्ट है, और कुशनिंग वगैरह जो है वो भी बहुत अच्छा है, आई डोंट हैव एन इशू। तो ओवरऑल जो सस्पेंशन सेटअप है वो बढ़िया है, रॉक सॉलिड है एकदम, इसमें कोई कंप्लेन मुझे है नहीं एक्चुअली। और वहीं पे जो थोड़ा सा कंप्लेन तो मैं नहीं कहूँगा, वो अभी आपने भी नोटिस किया होगा, थर्ड साउंड ये आ रहा है। 18 इंच के बड़े बड़े अलॉयज लगे हुए हैं इसमें, तो उसका फ़ायदा हाईवे पे तो गाड़ी स्टेबल रहती है, लेकिन
थोड़े खराब रास्तों पे और गड्ढों में थोड़ा आवाज़ करते रहते हैं ये व्हील्स जो हैं बड़े वाले। ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है, लेकिन हाँ, जब भी आप गुजरोगे ऐसी जगह से तो आप नोटिस करोगे। इसके अलावा जो टायर साइज़ है वो है 215 55 R18। तो टायर्स काफ़ी वाइड है और जो उसका जो फ़ायदा है ऐसे ट्विस्टीज़ में ग्रिप बढ़िया मिलता है हमें। ऐसे देखो अभी मैं ये टर्न ले रहा हूँ एंड इट्स क्वाइट नाइस, फील्स एकदम प्लांटेड। सो जो ओवरऑल सस्पेंशन, चैसी और व्हील्स वगैरह का कॉम्बिनेशन यहाँ पे टाटा ने बनाया है वो काबिल तारीफ है। बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है गाड़ी का। और स्टीयरिंग व्हील के बारे में भी अगर बात करें तो स्टीयरिंग व्हील भी इट्स लाइट, इजी टू मनूवर एंड इसमें वेट भी है। हाई स्पीड्स पे ऐसा नहीं है कि आपको लाइफलेस वाली फीलिंग कभी भी नहीं आती है, बिल्कुल कनेक्टेड रहते हो आप इसके व्हील से। तो ये है, थोड़ा सा भी इनपुट दो तुरंत रिएक्ट करता है, तो बहुत अच्छा मुझे तो फील हुआ ये, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। टाटा की अब तक किसी भी गाड़ी से इनफैक्ट मुझे दिक्कत वाली बात कहीं नज़र नहीं आई है स्टीयरिंग के मामले में और चैसी के मामले में। ये बेस्ड है एक्टिव प्लेटफॉर्म पे जो कि acti.ev है, लेकिन टाटा उसे एक्टिव बुलाते हैं। और एक ये बॉर्न इलेक्ट्रिक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, पंच ईवी में डेब्यू हुआ था इस प्लेटफॉर्म का और आने वाली हैरियर ईवी भी इसी प्लेटफॉर्म पे बेस्ड रहने वाली है। तो प्लेटफॉर्म काफ़ी अच्छा है भाई, बिल्कुल एकदम नॉर्मल कार की तरह बिहेव करती है गाड़ी। कोई भी आपको ऐसा अलग सी फीलिंग नहीं आने वाली है। आप एक रेगुलर कार ड्राइवर हो और फिर भी इसको चलाओगे तो आपको कुछ भी अलग फील नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, एकदम नॉर्मल कार की तरह बिहेवियर है इसका। और अगर बात करें ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की तो चारों ही पहियों में डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और ब्रेक्स भी बहुत अच्छा काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई कहीं भी रोके तो। ड्राइविंग परफॉर्मेंस इज वन ऑफ द मेजर हाइलाइट्स ऑफ द टाटा कर्व फॉर मी। और यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है एक सिंगल मोटर फ्रंट व्हील ड्राइव सेटअप, लेकिन सेटअप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इस गाड़ी के हिसाब से। 167 HP की पावर और 215 Nm का मैसिव टॉर्क। बहुत ज़्यादा मैसिव नहीं है लेकिन इस क्लास के हिसाब से मैसिव है। और चूंकि ये इलेक्ट्रिक है तो वो और भी ज़्यादा आपको फील होने वाले हैं 215 न्यूटन मीटर्स। जैसे ही आप थ्रॉटल को टैप करोगे तुरंत वो 215 न्यूटन मीटर्स हाजिर हो जाते हैं कि जी भाई ले चलो मुझे उड़ाओ। तो उस तरह का फील ये दे देती है गाड़ी। अभी आप देख ही सकते हो रास्ते खराब हैं और जो मैं साउंड की बात कर रहा था पीछे आपसे, वो साउंड आप भी शायद महसूस कर पा रहे होंगे। तो ये जो चीज़ है ना, 215 Nm टॉर्क इंस्टेंट जो अवेलेबल रहता है हमेशा। 55 किलोवाट आवर मॉडल हम ड्राइव कर रहे हैं, टॉप एंड वेरिएंट है और भाई ज़बरदस्त एकदम मज़ेदार, बिल्कुल परफॉर्मेंस आपको एक्सिलरेटिंग मैं कहना चाहूँगा है और काफ़ी थ्रिलिंग भी है गाड़ी। अगर आप हाईवेज पे ले जाते हो जहाँ पे कि स्पीड लिमिट अच्छी खासी होती है तो वहाँ आप इसे फील कर सकते हो। सिटी के लिए तो आई वुड से कि इको मोड बेस्ट है क्योंकि आपकी रेंज भी मैक्सिमम मिलती है वहाँ पे और आपको एनफ ग्रंट देखने को मिल जाता है। ईजीली आप ओवरटेक्स वगैरह भी कर सकते हो। और अगर आपको चाहिए कि थोड़ा खुल के चले गाड़ी तो आप सिटी मोड में लगा लो जो कि एक बैलेंस्ड सा मोड है और एनफ पावर वहाँ भी देखने को मिल जाता है। तो ये है मामला तीनों ड्राइविंग मोड्स का अलग अलग। एक और चीज़ जो कि बेहद पसंद आती है मुझे हर एक गाड़ी में वो ये है कि भाई जो फ्रंट की दोनों ही सीट्स है ना उनमें वेंटिलेशन देखने को मिलता है और जो कि काफ़ी कमाल का है, काम करता है बेहतरीन तरीके से और तुरंत ठंडा कर देता है। जो ड्राइवर सीट है वो 6 वे पावर एडजस्टेबल है और जो को पैसेंजर सीट है वो भी 6 वे एडजस्टेबल है, लेकिन वहाँ पे पावर्ड नहीं है, मैनुअली चीज़ें एडजस्ट करनी होती है, लेकिन एडजस्टमेंट दिया है जो कि अच्छी बात है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर चूँकि ये ईवी है और काफ़ी प्रीमियम ईवी है तो यहाँ पे हमें रीजनरेटिव ब्रेकिंग भी देखने को मिल जाती है। 3 लेवल्स हैं। L1 जो इसका मोड है रीजनरेशन का वो हाईवे यूजेस के लिए बेस्ट है क्योंकि वहाँ पे आपको एकदम जर्क पता ही नहीं चलता है। जो नॉर्मल किसी कार की इंजन ब्रेकिंग होती है उतना ही जर्क उसमें देखने को मिलता है। L2 में आई थिंक कि थोड़ा ज़्यादा जर्की महसूस होगा तो हाईवे पे वो रिकमेंडेड नहीं है मेरी तरफ से। आप L1 में ड्राइव करो हाईवे पे, थोड़ी बहुत
आप रीजनरेट भी करोगे एनर्जी और सेफ भी रहोगे। इसके अलावा जो L3 है रीजनरेशन का मोड, उसका यूज़ आप सिर्फ सिटी में स्टॉप गो ट्रैफिक में करें तो बेटर होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि L3 मोड में ड्राइव करते समय आपको लगेगा कि ऑलमोस्ट ब्रेक लग रहा है, लेकिन चूंकि ये गाड़ी में सिंगल पेडल ड्राइविंग अभी तक टाटा ने नहीं दिया है अपने किसी भी ईवी में, इसमें भी नहीं है, तो इसकी वजह से गाड़ी ना एकदम हॉल्ट पे नहीं जाती है। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ब्रेक आप लगा रहे हो लेकिन वो ब्रेक नहीं लग रहा होता है, तो आपको केयरफुल रहना होगा वहाँ पे, और ब्रेक्स का भी यूज साथ ही साथ में आपको करते रहना होगा स्मार्टली। थोड़ा सा वहाँ पे आप लर्निंग कर्व है, जैसे ही जैसे गाड़ी को चलाओगे तो आप समझ जाओगे, लर्निंग कर्व इन द कर्व, समझ रहे हो? तो ऐसे चलता रहेगा मामला। बहुत ही ईजी है चीज़ें, सुनने में काफ़ी कुछ लग रहा होगा कि ये है वो है, जैसे ही आप चलाने लगोगे सब बहुत ही आसानी से आप समझ जाओगे 1 से 2 दिन की ड्राइविंग में। तो हम चूंकि कर्व ईवी का टॉप एंड वेरिएंट चला रहे हैं, इसमें 55 किलोवाट आवर की बैटरी आती है और जो क्लेम्ड रेंज है इसका 585 किलोमीटर्स का है, और टाटा का भी कहना है कि गाड़ी 400 प्लस आराम से जा सकती है। और मेरे भी टेस्टिंग में मुझे ऐसा लग रहा है, जितना अभी तक मैंने चलाया है, कि गाड़ी 400 प्लस आराम से जा सकती है अगर आप इको मोड में चलाते हो और बहुत संभाल के आप थ्रॉटल इनपुट देते हो तब। एक शर्त है वहाँ पे जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा एकदम फ्री होकर के चलाना चाहते हो, बिल्कुल ही केयरलेस टाइप की ड्राइविंग आप करते हो, तो फिर तो रेंज की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। आप चलाओ, जितनी भी रेंज हो, जहाँ आपको चार्जर दिखे वहाँ चार्ज कर लो, क्योंकि भाई ये सपोर्ट करती है 70 किलोवाट तक की डीसी फास्ट चार्जिंग, और उसका फायदा ये है कि ये 10 से 80% सिर्फ 40 मिनट में चार्ज हो जाएगी। और अगर आप कर्व ईवी खरीदते हो तो आपके पास एसी चार्जिंग के भी 2 ऑप्शंस हैं। एक तो 7.2 किलोवाट है, तो ये जो मॉडल है उससे लगभग 7.9 आवर्स में फुल होगा, और एक और जो 15 एम्पियर वाला चार्जर है जो कि हमें हमारे टेस्ट व्हीकल में हमें मिला था, उससे ये लगभग 20-21 घंटे में फुल चार्ज होगी। तो काफ़ी लंबा समय है, आई नो, बहुत स्लो चार्जिंग इसके लिए ठीक नहीं होगी। अगर आप ले ही रहे हो तो आपको टाटा देता भी है परहैप्स जो 7.2 किलोवाट वाला वॉल बॉक्स है चार्जर एसी वाला, वो आपके घर पे आके इंस्टॉल कर जाएंगे वो लोग कर्व ईवी आप जब भी खरीदोगे। तो ये काफ़ी अच्छी रहने वाली है बातचीत। 7-8 घंटे में फुल हो जाएगी और आराम से आपको 400 किलोमीटर तक का रेंज दे देगी मिक्स्ड ड्राइविंग कंडीशंस में, अगर आप संभाल के चलाते हो तो। अगर आप थोड़ा सा सिटी मोड में ज़्यादा चलाते हो, स्पोर्ट मोड का भी यूज़ करोगे, तो आई थिंक कि 350 किलोमीटर्स तक, 350 से 400 के बीच रेंज रहने वाली है। 350 से कम आई डोंट थिंक कि ये मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल आप सिर्फ स्पोर्ट मोड में ही भगा रहे हो इसको। तो इस मामले में काफ़ी अच्छी लगी गाड़ी है मुझे। अगर परफॉर्मेंस फिगर्स की बात करें तो कर्व ईवी जा सकती है 0 to 100 सिर्फ 8.6 सेकेंड्स में, और ये जा सकती है टॉप स्पीड 160 किलोमीटर्स पर आवर तक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये दोनों ही फिगर्स हमने टेस्ट किया है और बिल्कुल सही क्लेम किया है टाटा ने। इनके ईवीज के साथ मैंने देखा है, पहले भी पंच ईवी हमने टेस्ट करी थी और उसका भी जो क्लेम्ड टाइमिंग था तो वो अचीव कर लेती थी, और टॉप स्पीड भी वो गाड़ी ने भी अचीव किया और इसमें भी अचीव किया। हमने एक क्लोज्ड रोड पे जा करके टेस्ट किया था। आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें, टॉप स्पीड टेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। आप लीगल जो भी जिस रोड की स्पीड है उस पर ड्राइव करें और सेफ ड्राइव करें हमेशा। और सेफ्टी से मुझे याद आया कि इस गाड़ी में 6 एयरबैग्स, लेवल 2 एडास और भी बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स जैसे कि ABS, EBD, ESP और जितना कुछ आप सोच सकते हो ना वो सब कुछ है इसके अंदर। तो मतलब, और बताने के लिए भाई B&Cap ने 5 स्टार रेटिंग भी दे दी है। तो टाटा की गाड़ियों के साथ यूजुअली ये देखा जाता है कि जनरली 5 स्टार ले ही आते हैं। तो इट्स क्वाइट एन वेल बिल्ट कार, यू कैन से दैट। एंड परफॉर्मेंस अच्छी है, बिल्ड अच्छी है, फीचर्स आपको भरपूर मिल जाते हैं थ्रू आउट द केबिन। आपको पैनोरामिक सनरूफ, ऑटोमेटिक AC, सारे बेसिक फीचर्स जो भी आप सोच सकते हो ना वो सब कुछ इधर है। आपको अगर एक्सटीरियर में कुछ फीचर्स की हम बात करें तो डायनेमिक स्वाइप इंडिकेटर्स और ऑटो हेडलैम्प, ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर्स, ये सब कुछ ही यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो पैसे कितने लगते होंगे, अब यही सवाल बचता है।
तो भाई हमने दिन की शुरुआत में शूट शुरू किया था और दिन अब ख़त्म होने वाला है और वीडियो भी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है। बस फाइनल हमारा वर्डिक्ट रह गया है, तो वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। गाड़ी की जो प्राइसिंग है 21.99 लाख रुपीज़ इस मॉडल की एग्जैक्ट प्राइसिंग है। एक्स शोरूम प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ और इतने प्राइस में आपको और भी ऑप्शंस तमाम देखने को आजकल मिल रहे हैं, जैसे कि क्रेटा ईवी हो गई, लेकिन उसकी बैटरी कैपेसिटी और उसका क्लेम्ड रेंज इससे कम है। और जो दूसरी गाड़ी है MG की, उसमें पावर फिगर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन आई वुड से कि उसका डिज़ाइन जो है इसकी तरह यूनिक नहीं है क्रेटा और उसका। तो वो दोनों ही MG ZS और क्रेटा तो इससे कंपैरेबल हैं ही नहीं और कंपैरिजन हो भी नहीं रहा है यहाँ पे। जस्ट फॉर अ रेफरेंस क्या क्या इसके राइवल्स हैं उसकी उनको मैं एड्रेस कर रहा हूँ यहाँ पे। और जो तीसरी गाड़ी जो इसकी क्लोजेस्ट या कहें कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है वो है रिसेंटली अनवील्ड महिंद्रा की BE6 का जो एंट्री लेवल वेरिएंट है ना, उसकी प्राइसिंग इससे लो है। वहाँ पे बैटरी कैपेसिटी थोड़ी सी बड़ी है, हालांकि क्लेम्ड रेंज उस गाड़ी का कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वहाँ पे परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली अभी हमने BE6 टेस्ट नहीं करी है, तो हम कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे कि वो इससे बेटर है या ये उससे ख़राब है, ऐसा कुछ भी हम बोल नहीं सकते हैं। अभी हमने इस गाड़ी को चलाया एंड दिस कार हैज़ इम्प्रेस्ड मी, इतना ही मैं कहना चाहूँगा कंक्लूड करने के लिए। क्योंकि भाई इस गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो थ्रिलिंग है, इसका जो कंफर्ट है वो बेहतरीन है और जो इसकी फ़ीचर लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा तगड़ी है। कोई भी ऐसा फीचर नहीं है जो आपको चाहिए हो डेली और इसमें ना मिले। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अपने प्राइस को कहीं ना कहीं जस्टिफाई करती है, बिल्कुल करती है। एक चीज़ जो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा वो इस गाड़ी के बारे में नहीं है, वो ओवरऑल EV इंफ्रा के बारे में है मेरा कमेंट। मैंने दिल्ली में कई चार्जर्स विजिट किए और उनमें से ज़्यादातर मुझे ख़राब मिले। तो ये चीज़ है कि अभी हमारा इंफ्रा जो है वो EVs के लिए रेडी नहीं है। EVs आर रेडी फॉर अस, आर इंफ्रा इज़ नॉट रेडी फॉर द EVs। तो ये मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, क्योंकि गुड़गांव में भी हमने 2-3 चार्जर्स विज़िट किए, उसके बाद से एक हमें चलता हुआ मिला। तो ये चीज़ें अभी थोड़ी सी ठीक होने में समय लगेगा, लेकिन हाँ गाड़ी बिल्कुल रेडी है। अगर आप होम चार्जिंग करते हो तो आपको रनिंग कॉस्ट भी कम आएगी और आपके लिए बेहतर होगा कि आप होम चार्जिंग ही करें, क्योंकि DC चार्जिंग बहुत एक्सपेंसिव है। अगर आप हमारा पंच EV का रिव्यू वीडियो देखा हो आपने, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जा कर के देखिए। वहाँ पे हमने डिटेल्ड कैलकुलेशन किया था कि DC फास्ट चार्जिंग कितनी महंगी है। तो इस तरह से भाई अब हम वीडियो के एंड तक आ चुके हैं। कर्व EV मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि बहुत ही तगड़ी परफॉर्मिंग गाड़ी है और अगर आपका बजट है और आपको इसका डिज़ाइन पसंद आता है तो डेफिनेटली जाकर के इसे चेकआउट करें। और अगर EVs में आपका मन नहीं बन रहा है आपको, लेकिन कर्व का डिज़ाइन फिर भी पसंद आ रहा है, तो आप डीजल और पेट्रोल में भी आती है, उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो बस भाई इतना ही था टाटा कर्व EV के रिव्यू वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स में अपने थॉट्स बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही डिटेल्ड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए। थैंक यू सो मच।